तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शरोज ने उलझ कर इन दोनों को देखा था। हनीमून मनाने आए हैं, उमर ने तरह कर कहा तो लरेब के चेहरे पर बिखरने वाले रंगों से शरोज के सर पर लगी और पैरों पर बुझी थी। तो पूरी दुनिया पड़ी है, ये मेरा घर है, निकलो यहाँ से। शरोज ने भी उसी अंदाज अंदर आने से पहले बाहर निकाला था। मेरा दिमाग पहले ही खराब है शरोज अलवी, और मत करो वरना। उमर ने बेजार होते कहा। वरना क्या? शरोज ने तरह कर पूछा था। वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मिस्टर अलवी ने मेरी फैमिली का किया है। बोलते ही वो इस पर झपटा था। शिरोज जो से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं रखता था संभल ना सका और फर्श पर गिरा। उमर, लड़ेब ने होल कर उसे पुकारा। आ वो सर के बाल नोचने नोचते चिल्लाने लगा। शिरोज को वो कोई पागल ही लगा था। ये वो लापरवाह सा उमर तो बिल्कुल नहीं था जिससे वह मिला था या जिसके बारे में लड़ेब बताती थी। उमर, सब ठीक हो जाएगा। लड़ेब ने उसे तसल्ली दी। कुछ ठीक नहीं होगा, वह बेबसी से बोला। शरोज की जन से पानी लाकर उसके सामने रखा था। क्या हुआ है? उसने नरमी से पूछा। तुमसे मतलब? उमर उमर ने बेजार से अंदाज में कहा तो लड़ेब ने टोका। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या क्या लड़ेब, इसलिए तुम चुप रहना, उसने सख्त तासात से कहा था। तो लड़ेब सहम सी गई। तुम उसे हरास कर रहे हो, शरोज ने टोका। मेरी बीवी है वो, सोच समझ कर बोलो शेरोज अलवी। उमर ने जैसे उसकी सोच पर मातम किया था। उसके बाद कोई कुछ नहीं बोला था, बस लड़ेब एक साइड पर बैठी बैठी रोती रही जो शेरोज को अंगारों पर ले गया था। और उमर सिग्नल की तलाश में निकल गया, मगर कुछ फायदा ना हुआ। तैमूर मुल्क से बाहर था और अजीज सदीकी ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। वह जानता था कोई कुछ नहीं कर सकेगा। उसने वो मोबाइल नहर में फेंका और वापस अंदर आया था। कुछ पता चला? लरेब ने एक आस से उससे पूछा, मगर उसकी खामोशी पर वो और बुरी तरह रोने लगी थी। शिरोज जो सूरत हाल जानने की कोशिश में था, उसकी अब बस हो चुकी थी। तुम चाहो तो मैं कुछ कर सकता हूँ, उसने खुश दिली से ऑफर की। तुम लोग पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। उमर का जला काटा जवाब सुन वो कुड़स कर रह गया। उमर, एक की वजह से हम सबको बुरा नहीं कह सकते। लरेब मनमनाई थी। ये सब एक जैसे है लरेब, उमर ने जोर दिया। नहीं, शिरोज कातिल नहीं है, वो ताहा जैसा नहीं, लरेब ने दलील दी थी। शिरोज को तस्कीन मिली। वो उसके लिए उमर से बहस कर रही थी। बन जाएगा, और सबसे पहला कत्ल पता है वो किसका करेगा? तुम्हारा। उमर को तब चढ़ी थी। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? शिरोज को गुस्सा आया। वो क्यों ऐसा करता भला? उमर तंजी हंसा था। खैर, मेरा कत्ल तो ताहा भी नहीं कर सकता। लरेब की आवाज में गुरूर था। शिरोज चौंका। उसने हीर को कैद किया हुआ है, मेरे बाप को जिंदा जला दिया है, माज मर चुका है, कुत्तों की तरह उसके आदमी हमें ढूंढ रहे हैं। उमर ने सफाकी से उसे आईना दिखाया था। शिरोज के तो सर पर लगे और तलों पर बुझी थी। मिस्टर अलवी? नहीं, उसने एक कदम से अपनी सोच की तरदीद की। वह ऐसा नहीं कर सकता था। फिर भी वो मुझे नहीं मारेगा। लड़ेब का गुरूर काबिले दीद था। और ऐसा क्यों? शिरोज ने जानना चाहा। क्योंकि जिनके लिए दिल में जगह हो, उनकी तकलीफ खुद महसूस करते हैं। वो इस चेहरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जो उसके दिल में दरकता है। लड़ेब ने इत्मीनान से बोलते शिरोज का इत्मीनान गारक किया था। सुना तो उसने भी था कि ताहा किसी लड़की में इंटरेस्ट ले रहा था, मगर वो लड़ेब थी। ये बहुत सुहाने रो थी। अपनी गलतफहमी दूर करो बेगम, वो ताहा अलवी है जिसने अपने बाप को नहीं बख्शा, तुम्हें बख्शेगा। अब के वो तुम्हारी तमाम हकीकत जान चुका होगा। उमर ने नहूत से ताहा का जिक्र किया था, जबकि शरोज के लिए अपने कदमों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। इससे पहले शरोज कुछ समझ पाता, उमर बड़ा रफ्तार से वहां से निकला और दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था। उमर, ये तुम क्या कर रहे हो? लरेब के चिल्लाने पर वो होश में आया था। मुझे माफ कर देना लरेब, मगर इस दुनिया में मैं और दूसरी कोई जगह नहीं जहाँ तुम महफूज हो। वो रूहानसी हुआ था। उमर, ओपन द डोर। शिरोज चाहकर भी अपनी आवाज में रोब ना ला सका था, जबकि उमर उसकी बात को मुकम्मल इग्नोर कर गया था। यहाँ सिग्नल नहीं, इसलिए यहाँ सिग्नल नहीं है, इसलिए ये मिस्टर अलवी को तुम्हारे बारे में नहीं बता सकेगा। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें यूं कैद कर रहा हूँ लरेब, मगर मैं एक भाई भी हूँ जिसे अपनी बहन को भी बचाना है। शहरोज ने एक मर्द को रोते देखा था जिसे अपने आंसू से कोई आड़ नहीं थी। उमर, मैं यहाँ अकेले कैसे? लड़ेब खौफजदा हुई थी। हीर भरोसा करती है इस पर लड़ेब, आज मैं कर रहा हूँ हीर के लिए। शरोज ने देखा। लड़ेब ने हैरत से उसकी तरफ देखा था। 20 फुट की दूरी पर रहना मेरी बीवी से। उमर ने उसे धमकी दी और वहां से निकल गया था, जबकि शरोज वहीं सोफे पर ढह गया। उसे लड़ेब के आंसू से भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाप का कातिल उसका भाई था। ये इंकशाफ इतना भारी था कि उसे अपना वजूद बेजान होता महसूस हुआ था।
हीरा को होश आया तो ताहा मुसलसल उसे ही देख रहा था। जब पहली दफा ऐसा हुआ था तो उसे इन नजरों से घिन आई थी। गांव में उसने शुक्र अदा किया था कि वो उसके पास था, और इस वक्त उसे लग रहा था सब एक ख्वाब है। ख्वाब ही तो था। इन नजरों में न नफरत थी, न गुस्सा, सिर्फ प्यार था, अकीदत थी। वो गिन भी नहीं थे जो कल तक थी। पर काश इसने इनके अपनों को ना मारा होता। हीरा बस उसे देखती रही थी। उसका तसलसल तब टूटा जब मुलाजमा खाने की ट्रे लेकर अंदर आई। उसे देख हीरा की आंखें हैरत से पूरी खुल गई थी। वो मरियम थी। इस वक्त उसकी हालत बेहतर थी, मगर अंदाजा लगाया जा सकता था उसे काफी टॉर्चर किया गया है। तुम दोनों बातें करो, मुझे जरूरी काम है। ताहा उसको गाल थपथपाते जाने लगा जब हीरा की आवाज पर रुका। प्लीज ताहा, लड़ेब और उमर को छोड़ दो। वो रो रही थी। दिमाग ने जहाँ इनकार किया, दिल को तकलीफ होने लगी थी। ठीक है, सर्द सपाट से अंदाज में बगैर पलटे वो बोला, वहां से निकल गया था। तुम मेरी जिंदगी भी मांग सकती थी। मरियम ने ट्रे पटकते कहा। वह खुदा नहीं जो जिंदगी मौत बांटता फिरे। हिरा ने तरह कर कहा, तो लड़ेब की दफा क्यों तुम जो गिड़गिड़ाने लगी थी? मरियम ने उसी अंदाज में कहा था। मैंने उसे कहा, इन दोनों को छोड़ दो, मतलब उनके पीछे मत जाओ। अगर इसने उन दोनों को जरा सी तकलीफ दी तो फिर मुझे उसे अपना असली रूप दिखाना पड़ेगा। वो बोल रही थी जबकि मरियम दंग थी। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। मरियम ने तरह कर कहा, ये बल जिस दिन निकल गया ना, तुम सब अपनी मौत खुद मांगोगे। वह वैसे अच्छा प्लान था। हिरन ने दाद दी। मरियम से टपटा सी गई। अगर चाचू ने सब बता दिया है, अकबर चाचू ने मुझे सब बता दी है, ये ड्रामा बंद करो। हीरा ने बेजार होते कहा था। तुम्हारे आशिक का हाल देखना चाहती थी, पर अफसोस अभी वक्त है। मरियम ने भी अपनी असलियत दिखाना सही समझा। मर चुका है वो। हीरा ने उसके सर पर बम फोड़ा था। नहीं, वो अलवी था ना। तुम ही तो कहते थे अलविस अपने खानदान का कुछ नहीं कहते। मरियम को यकीन नहीं आया था। हाँ, मगर हम हैदर्स हैं, रईस अलवी का खानदान का हिस्सा नहीं है। स्टेटस हीरा जिस कदर सुकून से बोल रही थी, मरियम के सर पर पूरा नीलम महल गिरा था। तुम झूठ बोल रही हो ना, वरना तुम इतनी पुरसुकून ना होती। मैं एक गम पर एक दफा ही रोती हूँ कि मुझे अब मेरे अपनों को बचाना है। ये 2 दिन हर एक पर बहुत भारी गुजरे थे। तहा से हीरा का बुझा सा चेहरा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो जानता था अब वो दोबारा नॉर्मल नहीं होगी, मगर वो हर चीज नॉर्मल रूटीन से कर रहा था। मरियम से हीरा और ताहा का साथ बर्दाश्त से बाहर था। अगर वो बर्बाद थी तो हीरा को आबाद कैसे रहने देती? उमर छुपते छुपाते नीला महल में घुसने में कामयाब रहा था। अकबर की मदद से वो हीरा से बस कुछ कदम दूर था। जबकि इस्लामाबाद में शरोज पर वो कैद बहुत भारी थी। एक तरफ बाप की मौत का दुख, दूसरी तरफ लड़ेब। वो इससे भाग रहा था। किस्मत ने इन दोनों को एक साथ कर दिया था। लड़ेब नीलम के रूम में रुकी थी। उसकी हर चीज इतने इस्तेहाक से इस्तेमाल कर रही थी। वो कुलस कर रह गया था। झटका तो उसे तब लगा जब उसने परिशे के साथ हीरा की तस्वीर देखी, जिसे वो लड़ेब समझा था। वो सब नहीं जानते थे वो किस कियामत खेज मंजर का हिस्सा बनने वाले हैं, वरना वो सब कभी ना करते जो करने वाले थे। रईस अलवी वापस आ चुके थे। इस वक्त वो सब डिनर टेबल पर बैठे थे। माहौल में अजीब ही वहशत थी, जिसका सबब ताहा अलवी के सर्द तासुरात थे। नीलम उससे बात करना चाहती थी, मगर सबके सामने कर ना सकी। सरबराही कुर्सी पर रईस अलवी बैठे थे, तो दूसरी तरफ उनके बिल्कुल सामने ताहा बैठा था। ताहा के साथ नीलम, जबकि रईस अलवी के एक तरफ शाहनवाज और दूसरी तरफ अकदस थी, जिसके साथ जूनी बैठी थी, जो आज ही आई थी, जो मुसलसल अपने बैग में मौजूद दवा को सोच रही थी। उसकी माँ ने उसे जो रास्ता दिखाया था वो अपनाना नहीं चाहती थी, मगर ताहा उसकी तरफ देखता तक नहीं था। तुम अब भी इस लड़की के साथ हो? रईस अलवी ने इस्तफसार किया तो ताहा ने एक चुपती नजर उन्हें देखा था। तुम्हें याद होता ताहा अलवी, तुम 30 के हो चुके हो। इस उम्र में मेरे 3 बच्चे थे, उन्होंने फखरिया अंदाज में कहा। नीलम ने देखा उनकी बात पर ताहा के तासुरात बदले थे। बच्चे होने से क्या हो जाता है, वो सच में जानना चाहता था। कल खुलाकर तुम मर गए तो मेरा खानदान फिर भी फले फूलेगा। रईस अलवी ने उसे चोट की थी, मगर जो उनकी बातों का असर ले जाए वो ताहा अलवी कहा। बच्चे होने से क्या वो मुझे सोचेगी? बोलते जहां वो सबको अजीब लगा, वहीं परेशान भी। ताहा क्या हुआ है? नीलम ने नरमी से कहा। क्या अब अपना माजी भूल जाएगी? ताहा ने दोबारा पूछा था। नीलम ने सर सांस हवा के स्पुर्द की। वो फिर भाग गई। उन्होंने अफसोस से कहा। ताहा चुप रहा। वो उन्हें सच नहीं बताना चाहता था, कम अज कम सबके सामने तो बिल्कुल भी नहीं। तुम परेशान मत हो, लड़ेब से बात करती हूँ मैं। नीलम ने जैसे मसले का हल दिया था। लड़ेब उसकी कमजोरी थी, ताहा जानता था, जबकि अकदस लड़ेब के नाम पर शॉक्ड हो गई थी। जूनी तो अपनी उलझन में सुन तक नहीं सकी थी। एक ऐसे शख्स से रिश्ता बनाना जो किसी और को पसंद करता है, उसने अपना इरादा तर्क करना चाहा।
تمہیں یہ کرنا ہوگا زونی، ورنہ قرضدار تمہارے بابا کی جان لے لیں گے۔ اس کی سماعت میں ماں کی آواز ٹکرائی تو اس نے خود کو بے بس محسوس کیا۔ وہ جتنی بھی محبت کرتی ہو مگر بٹا ہوا شخص نہیں چاہتی تھی۔ اسے شدت سے آبدار پر غصہ آیا تھا جس نے 5 سال سے اسے طہا کے خواب دکھائے تھے۔ ڈنر سے فارغ ہو کر طہا رئیس الوی کے ساتھ کچھ فائلز دیکھ رہا تھا جبکہ زونی کچن میں آ کے جہاں کو طہا کے لیے کافی بنا رہا تھا۔ صرف 2 ڈراپ زونی، ہم ابھی اس دوا پر ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں۔ ایک ڈراپ سے وہ جو تم جو پوچھو گی سچ سچ بتائے گا، 2 ڈراپ سے وہ اپنے حواس کھو سکتا ہے، پھر جو ہوگا اسے یاد نہیں رہے گا۔ غلطی سے بھی زیادہ دوا مت دینا ورنہ کیا ہو ہم نہیں جانتے۔ وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ اس کا رنگ بدلنے لگا تھا۔ میم آر یو فائن؟ کک نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ جی، وہ سٹپٹا گئی مگر قابو کر لیا۔ میرے لیے کافی بنا دو۔ یس میم، پہلے مسٹر الوی۔ اس نے بولنا چاہا مگر زونی نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ مجبوراً وہ ساتھ زونی کے لیے کافی بنانے لگا۔ کک کو مصروف دیکھ زونی نے دوا طہا کی کافی میں ڈال دینی چاہی مگر پوری شیشی کافی میں گر گئی۔ وہ اس قدر گھبرا گئی کہ خالی شیشی فوراً ڈسٹ بن میں پھینک کر وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ کک اس کے رویے پر کندھے جھکا کر رہ گیا۔ عمر بمشکل ہیرا کے کمرے تک پہنچا تھا۔ اسے دیکھ ہیرا کو شدید تپ چڑھ رہی تھی۔ لریب کہاں ہے؟ پہلا سوال اس نے پوچھا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، عمر نے تسلی دی۔ کہاں ہے وہ؟ ہیرا نے غرا کر پوچھا۔ وہی کمرے سے آوازیں سن مریم اس طرف آئی تھی اور ادھ کھلے دروازے سے عمر کو دیکھ چکی تھی۔ اگر میں آباد نہیں ہوں تو آباد تمہاری بہن بھی نہیں رہے گی، تنفر سے بولتے اس نے ان کی تصویر لے کر طہا کو بھیجی تھی۔ ہمارے ہاں ایسے مناظر پر قتل ہو جاتے ہیں۔ اس نے لکھ کر طہا کو بھیج تو دیا تھا مگر پھر اپنی ہی حالت سوچ کر فوراً چھپ گئی تھی۔ دوسری طرف وہ تصویر اور میسج پڑھ کر طہا وہاں سے ہر چیز چھوڑ کر بھاگا تھا۔ زونی نے شکر کیا تھا طہا نے وہ کافی نہیں پی۔ سنو، وہ کافی پھینک دو، اس نے کک سے کہا۔ میم مگر ملازمہ کو بولنے سے پہلے زونی نے دیکھا وہ کپ خالی تھا۔ مگر مسٹر الوی تو بالکل درست حالت میں ہے، تو کیا اس دوا کا کوئی اثر نہیں ہوا؟ خالہ کا ایکسپیریمنٹ ہی بیکار ہے، خود ہی تبصرے کرتے وہ بے فکر ہو کر اقدس کے ساتھ مووی دیکھنے لگی تھی۔ جبکہ تمام بات سن کر طہا جو پہلے ہی غصے میں تھا اس میں انچہ اشتعال کا اضافہ ہوا تھا۔ وہ خود اپنی حالت نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ سر میں عجیب سا درد اٹھا تھا، سانس بھاری ہو رہی تھی۔ وہ بمشکل ڈرائیو کرتا نیلم محل پہنچا تھا۔ عمر کی تمام صورتحال بتانے پر ہیرا نے اسے فوراً واپس بھیجا تھا۔ عمر اب مجھے کسی پر یقین نہیں رہا۔ تم صحیح کہتے تھے، میں ضرورت سے زیادہ جذباتی ہوں۔ مجھے سچ میں لگتا تھا سب ویسا ہی ہوگا جیسا 11 سال پہلے تھا۔ وقت کی بہت بری عادت ہے کہ یہ بدلتا ہے اور جب وقت بدلتا ہے تو انسان بھی بدل جاتا ہے۔ سب بدل گئے ہیں، مجھے اب شاعری پر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ عمر کے کانوں میں مسلسل ہیرا کی روتی آواز گونج رہی تھی۔ وہ ہیرا جسے اس نے زندگی میں صرف ایک دفعہ روتے دیکھا تھا اور آج جب وہ روئی تھی تو عمر کو لگ رہا تھا وہ معاذ ارتضیٰ یا سجدہ کی موت پر نہیں، اپنی موت پر رو رہی ہے۔ میں تمہیں اس سے معاف کرنے نہیں دوں گا ہیر، عمر نے تنے ہوئے اعزاز سے سوچا اور نیلم محل کی حدود سے باہر نکل گیا تھا۔ طہا نے جیسے ہی کمرہ کھولا چناکے کے ساتھ ہیرا کے ہاتھ میں موجود گری نیچے گری تھی۔ ہیرا کو طہا سے اچانک خوف آنے لگا تھا۔ صبح کی روشنی نے رات کے گہرے کالے اندھیرے میں درار ڈالی تو نیم اندھیرے میں بلیک مرسڈیز کے پیچھے 4 گاڑیوں کی قطار کشادہ لمبی سڑک پر تیز رفتاری سے دوڑنے لگی۔ شہر کی ٹھنڈک اور گیلی مٹی کی سوندھی خوشبو نے گواہی دی کہ رات کی طوفانی بارش کے بعد موسم خوشگوار ہے، مگر اس خوشگوار موسم میں بھی عجیب سی وحشت تھی۔ شاہ نواز الوی شان کے ساتھ بیک سیٹ پر بیٹھے مسلسل لیپ ٹاپ کی کیز دبا رہے تھے، ساتھ مسلسل وہ اکبر سے رابطے میں تھے۔ مصروف سے انداز میں سر ہلاتے ہوئے ایک نظر باہر کے سکون کو دیکھنے والے نظارے پر ڈال لیتے۔ اکبر، وہاں سب ریڈی ہے؟ انہوں نے عجلت میں پوچھا۔ جی سر، اس کی مؤدبانہ آواز بلوٹوتھ سے نکل کر گاڑی کی خاموشی کو توڑنے لگی کہ تبھی گاڑی کے اچانک رکنے سے لگنے والے جھٹکے سے انہوں نے سر لیپ ٹاپ سے اٹھا کر ڈرائیور کو دیکھا جس نے سامنے سڑک پر اشارہ کیا تھا۔ اکبر سے رابطہ منقطع کر کے انہوں نے گارڈ کو اترتے دیکھا۔ لمحے کے 10ویں حصے میں چاروں گاڑیوں سے گارڈز اتر کر چاروں طرف پھیل گئے تھے۔ آسمان پر سرخی بڑھنے لگی تھی۔ سر یہ کوئی لڑکی ہے، ایک گارڈ نے ہانک لگائی۔ ان کے پیشانی پر بل پڑے تھے۔ ہٹاؤ اسے یہاں سے، انہوں نے غصے سے کہا۔ وہ پہلے ہی ایئرپورٹ کے لیے لیٹ تھے۔ سیاہ یونیفارم میں چاقو چبند گارڈ جب اس لڑکی کے پاس گیا تو ایک پل کو نظریں پھیر لی۔ سر، اس کی آواز میں ہمدردی تھی۔ کیا مسئلہ ہے اب؟ انہوں نے خاصا بیزار ہوتے پوچھا۔ اگر آپ حکم دے
تو اسے میں ہسپتال پہنچا دوں؟ اس نے عاجزی سے گزارش کی۔ جو کرنا ہے کرو، انہوں نے اکتا کر کہا۔ سرخی ہر طرف گڑنے لگی تھی اور سورج اپنے کچار سے مکمل نکل آیا تھا۔ اب اندھیرا ایک تہائی بھی نہیں بچا تھا۔ چارکول کی سڑک پر سر واضح نظر آ رہا تھا۔ گارڈ نے اس لڑکی پر پڑی چادر درست کرنے کے لیے جیسے ہی اس چادر کو ہاتھ لگایا، فلک شگاف چیخ ہر طرف گونجی۔ تمام گارڈز نے اپنی بندوقوں کے رخ اس طرف کیا تھا۔ شاہنواز بھی گاڑی میں بیٹھتا رکا تھا اور جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا جہاں اس کا گارڈ اپنا ہاتھ پکڑے کڑا گیا رہا تھا اور زخمی بے حال سا وجود اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر جسم اجازت نہیں دے رہا تھا۔ شاہنواز اس طرف بڑھا۔ گارڈ نے روکنا چاہا مگر اس کی ایک اچنٹی نگاہ سے خاموش رہ گیا۔ کون ہو تم لڑکی؟ انہوں نے تنفر سے کہا مگر جواب نہ دار۔ وہ مسلسل اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی جو ناکام ہوتی تھی۔ وہ دوبارہ وہیں سڑک پر ڈھیر سی گئی۔ سیاہ بھری سی چادر میں مکمل چھپا ہوا وجود سرکتے سڑک کا دوسری جانب جانے لگا۔ جب اس کے اپنا دل مٹھی میں جکڑا محسوس ہوا، اس ایک لمحے میں سب بھول گیا کہ وہ لیٹ ہو رہے تھے یا ان کی میٹنگ کتنی ضروری تھی۔ وہ اس کی طرف لپکے تھے۔ دور وہ بول نہ پا رہی تھی مگر اس کی آواز میں خوف واضح تھا۔ وہ ان سب سے ڈر رہی تھی۔ شاہنواز اس کے پاس گیا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں جا رہی تھی۔ تمہارا کوئی ہے جس کو اطلاع کر دیں؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ ابو لفظ مکمل تک نہ ہو سکا تھا۔ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ سورج مکمل طلوع ہو گیا تھا۔ ہر طرف سنہری کرنیں بکھر گئی تھی۔ انہیں اس پر ترس آیا تھا۔ حیدر علوی۔ ٹوٹے بکھرے الفاظ نے سب کو جامد کر دیا تھا۔ اس خاموشی میں اس کی سرگوشی بھی واضح تھی۔ گارڈز پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ چند ایک کے ہاتھ سے بندوقیں چھوٹتی بچی تھی۔ مسکان؟ شاہنواز کے ہونٹ بے ساختہ ہلے۔ نہیں، وہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے۔ اس نے اپنی سوچ کی تردید کی۔ میری اڈاپٹڈ بہن۔ محض کے الفاظ یاد آئے مگر پھر تحس اس کی نسبت بھی یاد آئی تھی۔ مسز علوی؟ خود بخود لہجے اور انداز میں عزت آ گئی تھی مگر سب سے بڑا سوال یہ تھا وہ اس حال میں کیسے تھی؟ مگر بات پھر وہی تھی۔ وہ جانتا ہے پوشیدہ اور پوشیدہ تر باتیں۔ انہوں نے ہیرا کو گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال کی راہ لی۔ ڈاکٹر اندر اس کا علاج کر رہی تھی اور مضطرب سا باہر چکر پر چکر کاٹ رہا تھا۔ کس کی اتنی جرأت ہو سکتی ہے؟ کون؟ کیسے؟ اور کیوں؟ اس کو تو ابھی تک کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ مسلسل حیدر فیملی سے رابطے کی کوشش کر رہا تھا جو کہ ناکام ہو رہی تھی۔ طہا کا نمبر بھی ڈائل کیا جو مسلسل گھنٹی کے بعد بند ہو جاتا۔ مسٹر علوی کہاں ہیں؟ سورج اپنی جوبن پر پہنچ چکا تھا۔ دن نکل آیا تھا۔ نیلم نے نیلم محل میں قدم رکھا تو دہل سی گئی۔ ہر چیز ٹوٹی بکھری سی پڑی تھی جیسے کوئی طوفان آیا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا رات جو طوفان باہر آیا تھا اس کے اثرات یہاں تھے۔ وہ قدم بچاتی طہا کے کمرے کی طرف گئی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ کمرے کا حشر نشر ہوا پڑا تھا۔ وہ دہل گئی۔ کمرے کے وسط میں طہا کسی بے جان وجود کی طرح پڑا تھا۔ بیڈ کی چادر آدھی زمین پر گری تھی۔ تکیے پورے کمرے میں بکھرے پڑے تھے۔ کانچ کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ خود طہا کے جسم پر شرٹ نہیں تھی۔ اس کے وہ سیاہ بدنما نشان واضح تھے۔ نیلم نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ مردہ قدموں سے وہ آگے بڑھی۔ اسے اپنی دنیا اجڑتی محسوس ہوئی تھی۔ 2 قدم پر وہ اس کا پاؤں لڑکھڑایا اور واز کے کھڑک کی آواز نے خاموشی میں ارتعاش پیدا کیا تھا۔ نیلم محل میں کوئی ملازم تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور ہیرا؟ وہ کہاں ہے؟ دل تھامے آگے کو ہی طہا کی پلکوں میں جنبش ہوئی تھی۔ اس کی سانس بحال ہوئی تھی۔ نیلم نے اس کی برہنہ کمر پر ہاتھ رکھا۔ طہا؟ انہوں نے گندی آواز میں کہا تھا۔ اس نے بھاری ہوتے سر کے ساتھ بوجھل پلکوں سے سر کو اٹھایا تھا۔ سر تھامتے وہ اٹھا۔ ایک ہاتھ سنگ مرمر کے فرش پر تو دوسرا سر پر رکھے وہ بوجھل پلکوں کے ساتھ ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہاں کیا ہوا ہے؟ اس نے نیلم سے پوچھا۔ نیلم اپنے سوال اس کے منہ سے سن کر دھنگ رہ گئی تھی۔ طہا ہیرا کہاں ہے؟ انہوں نے فکر مندی سے کہا۔ طہا نے بہت زور دیا مگر دماغ کوئی بھی جواب دینے سے قاصر تھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا پپھو۔ وہ مضطرب لگا۔ طہا کو اپنے دماغ میں درد کی ٹھیس اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ طہا یہ نشان؟ نیلم نے اس کے کمر پر موجود نشان کو دیکھا تھا۔ یہ میرے نشان ہیں۔ ہیرا کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ہم کچھ کبھی کو چھوڑ کر اکثر پہ آ گئے۔ ہم عاشقی کو چھوڑ کے بستر پہ آ گئے۔ سب داغ ہم نے ڈھانپے مگر ہائے محترم گہرے سبھی جو داغ تھے چادر پہ آ گئے۔ از قلم حمزہ علوی۔ سر حمزہ؟ اس کی بوڑھی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ ماسک جھانکتی وہ آنکھیں زخمی وجود پر تھی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ ڈاکٹر جعفری ڈونٹ بی پینک۔ کمرے میں نیلی روشنی میں اس وجود کو دیکھتے ڈاکٹر کیتھرین نے کہا تھا۔ دل کو پتھر سا کر کے انہوں نے اس کا علاج کیا تھا۔ ڈاکٹر ہو از طہا؟ نیلی روشنی والے کمرے میں آواز گونجی تھی۔ آئی تھنک
दैट साइको हु डिड दिस। नर्स के अंदाज में बेपनाह नफरत थी। वो पागल ही हो सकता है जिससे इसकी ये हालत करते रहम नहीं आया। उन्होंने उसकी गर्दन से नीचे कंधे पर से ऊपर इस निशान पर पट्टी रखते कहा था, लड़ेब, तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ? रात किराने के फूलों की भीनी खुशबू में नहर के किनारे चलती हल्की ठंडी हवा में उसके लंबे घनेरी स्याह जुल्फों को देखते पूछा था। जैसे हो वैसा ही, फूलों को जमीन से चुनते नाक के करीब ले जाते कहा। सूरज अपनी आबोताब पर था मगर हल्की सी गर्मी भी थी नहीं थी। उमर को अगर लगता था वह शरोज को कैद कर लेगा तो शरोज ने साबित कर दिया था ये नामुमकिन था, मगर लड़ेब उस जगह से बाहर नहीं निकली थी। उसने जैसे खुद को एक हदूद तक कैद कर लिया था तो मजबूरन शरोज को वहां पर रुकना पड़ा था। वो इस नहर से आगे नहीं जा रही थी। और मैं कैसा हूँ? उसने स्याह आंखों में चमक लिए पूछा था। लड़ेब ने मुस्कुराकर उसे देखा। स्याह आंखों में दीप जले थे। मेरे बहुत अच्छे दोस्त, उसने ठहर ठहर कर कहा। स्याह आंखों की चमक मांद पड़ी थी। दीप बुझ से गए थे। अगर तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे साथ रहना पड़े तो? शरोज ने मोहतात अंदाज में पूछा। उसने देखा फूल चुनते उसके हाथ रुके थे। नहीं, तुम अच्छे हो, पर पूरी जिंदगी मुझे लाड उठवाने की आदत है शरी, लाड उठाने की नहीं। वह हंसते हुए बोली। मैं उठा लूंगा, फिरोज ने 2 कदम आगे आगे होते कहा। जमीन पर पड़ी चीज उठाते तुम्हें मौत पड़ती है, मेरे नखरे क्या और बर्दाश्त करोगे? वह खिलखिलाकर बोली। उठा लिए तो? फिरोज ने हतमी अंदाज में कहा। तुम उमर को बोलूंगी घर जमाई बन जाए। तो मुस्कुराना अंदाज में बोली थी। उमर उमर उमर, समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? वो चिल्लाया था। लड़ेब खौफजदा हुई। शरोज, उसने धीमी सी आवाज में पुकारा था। लड़ेब, उसे छोड़ दो, मुझसे शादी कर लो। पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों तले लाकर रख दूंगा। जिस चीज पर हाथ रखेगी वो तुम्हारी होगी। जो पेंटिंग कहोगी, जहां तुम कहोगी वहां तुम्हें ले जाऊंगा। उसके कंधों से पकड़े चिल्ला चिल्लाकर बोलता उसे खौफजदा कर गया था। वो रोने लगी। शिरोज, मुझे छोड़ो, लड़ेब ने आंसुओं की मिजाज में कहा था। हाँ, छोड़ना होगा तुम्हारी इससे तुम्हें मेरी बनना होगा लड़ेब। वो इस वक्त कोई दीवाना लग रहा था। सुर्ख आग व भूखा चेहरा, तने अज़ा, आग बरसाती आंखें, स्याह जीन्स पर ब्लू जैकेट, बिखरे माथे पर आए बाल। लड़ेब उमर की है, वह मुश्किल बोली। नहीं, लड़ेब सिर्फ मेरी है, सिर्फ शरोज अलवी की, समझे? वो चिल्लाया। मुझे डर लग रहा है शरोज, वो ऊंची आवाज में रोते हुए बोली थी। शरोज को होश आया था। उसका मकसद उसे डराना तो नहीं था। उसने लड़ेब को छोड़ा तो वो भागकर अंदर गई और खुद को घर में लॉक कर लिया। वह वहीं सर पकड़कर बैठ गया। जो आपके नसीब में ना हो वो आपको नहीं मिलता, चाहे आप वक्त के बादशाह हो या आम गुलाम। उमर की आवाज पर उसने पलटकर सुर्ख आंखों से उसे देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लड़ेब सच कहती थी, उसकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी और वो वही लापरवाह सा अंदाज से एक हाथ जेब में जबकि दूसरे में इस वक्त सैटेलाइट फोन था। शरोज ने रुख मोड़ लिया। शरी, हम दुश्मन नहीं हैं, ना हम कभी दोस्त थे। जो तुम मुझसे जो नाराजगी दिखाओ, उसने नरमी से कहा। हम दुश्मन ही हैं, और तुमने सही कहा, हम कभी दोस्त नहीं थे क्योंकि बन भी नहीं सकते। शरोज ने रुख तरक कर कहा। तुम बिल्कुल अपने बाप जैसे दिखते हो। इस गैर मुतवक्का बात पर वो चौंका था। मैंने तो किरलवी की जिंदगी में सिर्फ एक सबक लिया है, मोहब्बत में जोर जबरदस्ती नहीं होती, या तो वो आपकी होती हैं या नहीं होती। नरमी से बोलते उसके कंधे पर थपकी देने देते वो अंदर चला गया। अब वो लड़ेब को मना रहा था। लड़ेब सच कहती थी। वो लाड उठवाने की आती थी क्योंकि उसके पास शुरू से लाड उठाने वाला था, जो इस वक्त बगैर किसी गलती का माफी मांग रहा था, जो शरोज कभी ना करता। वो सच्ची थी, मगर वो भी दिल के हाथ तो मजबूर था। ठीक है, मोहब्बत ना सही, मगर वो शरोज अलवी की जिद बन चुकी थी। तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नामी चीज नहीं है? शरोज ने फ्रीजर से जूस का कैन निकालते कहा। क्यों? अंडा फेंटते हाथ रखे थे। शरोज ने इसे ऊपर से नीचे भगोर देखा था। उसके गाल पर एक साइड पर अंडा तो दूसरे साइड पर आटा लगा हुआ था। ठोड़ी के नीचे भी हल्का सा आटे का निशान था। उसकी जीन्स और शर्ट की हालत भी मुख्तलिफ ना थी। उसे इतनी अच्छी कुकिंग नहीं आती थी, मगर वो कर रहा था। मैं शर्त लगा सकता हूँ, तुम्हारी 7 नस्लों ने कभी किचन में कदम नहीं रखा होगा। उसने जूस की कैन का ढक्कन निकालते कहा था। मेरी 7 नहीं, किसी भी नस्ल ने किचन में कदम नहीं रखा, मगर मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती। बोलते हुए दोबारा अंडा फेंटने लगा था। खूबसूरती से आरास्ता छोटे से किचन की हालत अबतर थी। हाँ, ये क्या किया? लड़ेब अंदर दाखिल होते ही सदमे से बोली थी। कुछ नहीं, मैं साफ कर लूंगा, उसने प्यार से कहा और उसे बाहर निकाल दिया। क्या तुम लड़ेब से इतनी मोहब्बत करते हैं? जब वो मेरे लिए अपनी हीर से लड़ सकती है तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, उमर ने मुस्कुरा कर कहा। हीर कौन है? मेरी बहन। 2 लफ्ज़ी जवाब। हीर काफी अफसानवी नाम नहीं? उसने एक जगह शल्क के साथ कमर टिकाते कहा। ये उसका असल नाम नहीं है। इससे पहले कि इसकी बात मुकम्मल होती, उमर के हाथ से बाल गिरा और सीधा गर्म तेल पर पड़ा था।
शेर की आवाज से वो दोनों बिदक कर पीछे हुए। तेल के छींटे पैन से बाहर निकलने लगे थे। लड़ेब भागकर अंदर आई, फिर उसे सर पर हाथ मारती एक हाथ कमर पर टिकाए गुस्से से उमर को देखा, जो 32 के 32 दांतों की नुमाइश कर रहा था। निकलो, वो चिल्लाई। मैं ठीक कर लूंगा, उमर मनमनाया। मैंने तो इसे तुम्हारी शिकायत कर देनी है, उमर, लड़ेब ने गुस्से से कहा। शिरोज ने देखा उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई थी। लड़ेब उसे सुलाते सुनाते ये सब साफ करने लगी, जबकि उमर बाहर छोटे से लान में आकर बैठ गया था। क्या हुआ? उसने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया कि अम्मी अबू मर चुके हैं। उसकी आवाज़ में करद था। फिरोज के लगने लगा जैसे उसके चेहरे पर से खोल उतर गया हो। वो कर लेगी, फिरोज ने तसल्ली दी। जब उसके माँ बाप मरे थे उसे 2 हफ्ते लगे थे, पर तब हीर उसके पास थी। अब तो वह भी नहीं है। उमर अदास सा बोला। उसकी मुस्कुराहट गायब थी। मिस्टर अलवी, क्यों तुम लोगों? शिरोज की बात पूरी होने से पहले उमर ने उचक ली। कभी कभी औलाद को माँ बाप का किया भुगतना पड़ता है। चाचू ने भी सब जानते वो किया जो नहीं करना चाहिए था। क्या मतलब? हीर को लगा वो मिस्टर अलवी को सीधी राह पर ले आएगी, मगर वो भूल गई। दिल को बदलने वाली ज़ात वाहिद लाशरीक है। इंसान तो के लिए भी उसका मोहताज है। उमर ने रसान से कहा। शिरोज मुस्कुरा दिया। वो उसे सब बताकर भी सब छुपा गया था। आई होप आप सबको एपिसोड पसंद आई होगी। अपना फेवरेट डायलॉग या सीन कमेंट में ज़रूर बताया करें, ताकि राइटर को पता हो कि आपको क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।